अगर सिंगल ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रखा जाए तो लगभग सभी स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सबके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही दो ब्लॉक को रखा जाता है इंक्लाइंड प्लेन पे और सिस्टम को रिलीज किया जाता है तो 80% स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि पहला मूव क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, और यहीं पे सारी की सारी प्रॉब्लम बिगड़ जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फर्स्ट मूव क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों ब्लॉक एज अ सिस्टम बिहेव करेंगे, दोनों एक साथ नीचे आएंगे या फिर स्टार्टिंग से ही ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। अगर ये फर्स्ट स्टेप आपका ठीक है तो प्रॉब्लम चल पड़ेगी। अगर फर्स्ट स्टेप ठीक हो गया तो प्रॉब्लम आगे ठीक हो जाएगी। अगर पहला ही स्टेप गलत हो गया तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तो हमें इसके पीछे की फिजिक्स को समझना है कि दोनों ब्लॉक इकट्ठा नीचे आएंगे या दोनों ब्लॉक स्टार्टिंग से ही अलग अलग हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर लॉज ऑफ मोशन की सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं: सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम, मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो इससे पहले वाली तीनों वीडियोस आप जरूर देखें। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो इससे पहले वाले तीनों पार्ट्स देख सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूशन में हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले जो तीनों के तीनों पार्ट्स हैं वो जरूर देखें। लेकिन इस पार्ट में हम सीखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ टू ब्लॉक प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो दो ब्लॉक जो है उनको हम रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखेंगे और सिस्टम को रिलीज करेंगे। जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना होगा और साथ के साथ हमें कांटेक्ट फोर्स भी निकालना है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स यानी कि दोनों ब्लॉक के बीच में अगर वो नीचे को आते हैं या नीचे से फोर्स लगाएंगे तो ऊपर को जाएंगे, उनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या है। तो आओ शुरू करते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये प्रॉब्लम जो आपके सामने है इसमें दो ब्लॉक है और दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है। देखो, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका फर्स्ट स्टेप सही डायरेक्शन में है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और पहला स्टेप क्या है कि ये जो दोनों ब्लॉक है क्या ये एज अ सिस्टम बिहेव करेंगे, क्या ये एज अ कंबाइंड सिस्टम बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या ये दोनों के दोनों ब्लॉक जो है ये अगर इनको रिलीज किया जाए तो क्या ये एज अ सिस्टम मतलब एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे या स्टार्टिंग से ही ये ब्लॉक जो ए है और जो बी है, ए और बी जो है दोनों सेपरेट हो जाएंगे यानी कि इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक की। जैसे कि आप देख रहे हो, किसी भी एक ब्लॉक को अगर देखो आप तो ये उसकी फ्री बॉडी डायग्राम है। मान लो ब्लॉक का मास m है तो वेट लगेगा mg। अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो mg के कंपोनेंट कर देते हैं, mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा वो फोर्स है जिसकी वजह से ये नीचे को स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है, और ऊपर को क्या आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि सरफेस क्या है, रफ है, और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तो ये है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मान लो एक्सेलरेशन ए से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ए कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एम जी साइन थीटा
ये है म्यू एन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, क्योंकि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, m कॉमन लेके हटा दो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इन दोनों की इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। मान लो अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पे सिर्फ ब्लॉक ए को रखें और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक बी को रखें, मतलब इंडिपेंडेंटली सेपरेटली, पहले ए को टेस्ट करेंगे फिर बी को टेस्ट करेंगे, तो ये देखेंगे कि इनके अंदर किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो अगर तो ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन ज्यादा हुई और बी की कम हुई तो ए बहुत फास्ट नीचे आएगा, कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग से ही टूट जाएगा। अगर उल्टा हुआ, बी की एक्सेलरेशन ज्यादा हुई और ए की कम हुई, तो इसका मतलब है बी को ए के अकॉर्डिंगली, इस बी का जो मोशन है वो ए पे डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स आएगी, मतलब सिस्टम कंबाइंड सिस्टम बिहेव करेगा, दोनों ब्लॉक एज अ कंबाइंड सिस्टम बिहेव करेंगे। तो अगर बी की एक्सेलरेशन ज्यादा है और ए की कम है तो ये सिस्टम जो है ये कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा। तो यहां पे हमें ये समझ में आया कि जिसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा, जिसका फ्रिक्शन ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन कम, क्योंकि यहाँ पे माइनस है देखो, तो थीटा तो सेम है सभी के लिए, जी भी सेम है, तो ये म्यू डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक में देखो किसका म्यू ज्यादा है, ब्लॉक ए का 0.3 है, बी का 0.2 है, इसका मतलब यहाँ पे ए ब्लॉक के लिए जो फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ 2, मतलब ये जो ब्लॉक ए है इसकी एक्सेलरेशन कम आई है ब्लॉक बी से। ब्लॉक बी मूव्स फास्टर देन ब्लॉक ए, तो ए स्लोली चलेगा धीरे धीरे, इसकी एक्सेलरेशन कम है, तो बी भी फास्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो एज अ सिस्टम ये बिहेव करेंगे, तो ये कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा और ए की एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। इसका मतलब हमारा पहला स्टेप बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, मतलब ये सिस्टम कंबाइंड सिस्टम है, दोनों ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन से नीचे को आएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बी is greater than acceleration of A. So A and B behaves like a combined system. तो ये एक ही सिस्टम बन गया है, सिंगल सिस्टम बन गया है। अब इसकी एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और कांटेक्ट फोर्स निकालनी है। तो अब इसके बाद जो खेल है वो है फ्री बॉडी डायग्राम का। अब हम दोनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये है 3 kg, ये है 2 kg। तो इसके लिए अब दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में होगा कांटेक्ट। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, इस पे इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और वेट का जो कंपोनेंट है इधर आ जाएगा, वेट का जो कंपोनेंट है इधर आएगा, ये आ जाएगा 3g साइन 37, ये एंगल गिवन है 37
7। तो इधर आएगी फोर्स अपने पास 2g साइन 37, और इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स आएगी मान लो F1, और इधर भी फ्रिक्शन फोर्स आएगी मान लो F2। दोनों ब्लॉक नीचे को आ रहे हैं विद एक्सेलरेशन a, विद एक्सेलरेशन a। तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी a, क्या लिख देते हैं a। तो ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम। और इसके बाद अगर नॉर्मल रिएक्शन शो करना चाहते हैं तो इसका भी नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। N1 ये हो जाएगा 3g cos 37, और यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन शो कर सकते हैं N2, और ये हो जाएगा 2g cos 37। तो ये बना दी हमने फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ब्लॉक की। दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू, इस ब्लॉक के लिए 3 kg वाली के लिए लिखेंगे 3a, और नेट फोर्स हो गई अपने पास 3g साइन 37 माइनस प्लस n माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3a। और अगर हम सेम दूसरे ब्लॉक के लिए लिखें इक्वेशन, तो ये हो जाएगी एफ नेट इज इक्वल टू 2a। और यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीचे को लेके आ रही है कौन सी फोर्स, 2g साइन 37, 2g साइन 37। तो यहाँ पे लिखते हैं 2g साइन 37। इस फोर्स की वजह से ये नीचे को मूव कर रहा है, लेकिन इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है, उल्टा है, तो माइनस n आ जाएगा। फ्रिक्शन F2 है, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो रिएक्शन है ये वाला और ये फ्रिक्शन, ये दोनों ही अपोज कर रहे हैं मोशन को, तो माइनस में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a। अब हमें क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स लिखनी है। तो ये है 3g साइन 37, और ये है n, और ये होता है अपने पास μ1 n1। n1 क्या है, 3g cos 37, ये है हमारा n1। वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, n1 बैलेंस हो रहा है 3g cos 37 के साथ। तो ये हम लिख देंगे n1 की वैल्यू यहाँ पे, और ये आ जाएगा 3a, क्या आ गया 3a। 3 अब g की वैल्यू डाल देंगे 10, और ये साइन 37 होता है 3/5, और प्लस n एज इट इज आएगा। म्यू वन की वैल्यू है, म्यू1 ये है ब्लॉक ए और ये इंक्लाइंड प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे 0.3 इंटू 3, जी की वैल्यू है 10, और cos 37 ये है 4/5 इज इक्वल टू 3a। तो ये वैल्यू आ गई 5 से कट कर 2, 6, 18 प्लस n,
माइनस ये 2 पे कट गया 8, 24 और 24 इंटू 3, 72 पॉइंट बीच में लगेगा, 7.2 इज इक्वल टू 3a। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 2g sin 37 माइनस n और ये हो जाएगा म्यू 2 n 2a और n2 की वैल्यू क्या आएगी, ये है n2 वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम देखें ये n2 किसके बराबर हो जाएगा, 2g cos 37। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, 2g sin 37 माइनस n माइनस इसकी वैल्यू है म्यू 2 की वैल्यू है 0.2, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं 0.2 और ये है 2g cos 37 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2a। अब हमें वैल्यूज डालनी है, g की वैल्यू 10 होती है, g की वैल्यू 10 है, sin 37 है 3/5 माइनस n 0.2 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, cos 37 की वैल्यू लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू 2a। तो ये कैंसल आउट हुआ 2 पे, 6 इंटू 2 12 और ये वैल्यू आ गई 2 8 16 और 16 इंटू 2 32 और पॉइंट है बीच में 3.2 इज इक्वल टू 2a। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं n एंड a और दो इक्वेशन है, तो इनको हम सॉल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्व करने का मतलब है इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 कर दो, तो ये आ गया 18 प्लस n माइनस 7.2 इज इक्वल टू 3a और ये आ गया 12 माइनस n माइनस 3.2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये है 2a, ऐड कर दो। जैसे इनको ऐड करेंगे ये n से n कैंसल आउट हुआ और इसकी वैल्यू आ गई 30 और ये हो गया 4 और ये 10.4, ये टोटल फ्रिक्शन है, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स आ गई है, ये टोटल फ्रिक्शन आ गई है और ये हो गया है 5a। एक तरीके से ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स आ गई है और ये नेट फ्रिक्शन आ गई है और ये हो गया है टोटल मास ऑफ द सिस्टम और ये है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम सीधा भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका मतलब 5a की जो वैल्यू है वो आ गई 30, 10 माइनस करो 20 और ये आ गया 19.6 और डिवाइड बाय 5, 19.6 डिवाइड बाय 5, तो पहले कितने पे जाएगा 3 पे, पहले कितने पे जाएगा 3 पे 15 पॉइंट लग गया और उसके बाद 9 पे 45 फिर 2 पे, तो 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। और यहाँ पे पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में तो n भी आ जाएगा, तो फ्रॉम 1 लिख दो 18 प्लस n माइनस 7.2 3a, यहाँ पे क्या है 3a फर्स्ट इक्वेशन।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल के नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लो। प्लस एन माइनस 7.2 3 इंटू ए है 3.92। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10.8 प्लस एन, और इनका मल्टीप्लाई करो 6 27 11.76 और n की जो वैल्यू है वो आ गई 11.76 माइनस 10.8। और नॉर्मल रिएक्शन आ गया 11.76 10.8 6 79.96 0.96 न्यूटन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो इस प्रकार हमने नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट किया और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया। तो कॉन्सेप्ट जो बेसिक था वो ये था कि हमें पहले ये चेक करना, अश्योर करना है कि दो सिस्टम जो है, यानी कि दोनों जो ब्लॉक है वो सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब इकट्ठे ही नीचे आएंगे। तो उसका टेस्ट क्या है, ये है उसका टेस्ट। तो हमने ये चेक करना है किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। तो अगर पीछे वाले ब्लॉक की, बी इज द बिहाइंड ब्लॉक ए, तो अगर बी ब्लॉक जो ए के पीछे है इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसकी कम है, तो ये स्लोली नीचे आएगा ए, तो बी भले ही तेज चलना चाहेगा लेकिन चल नहीं पाएगा क्योंकि सामने ए है, तो ये सिस्टम इकट्ठा ही चलेगा। लेकिन अगर ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो ये फास्टर नीचे आएगा और बी जो है वो थोड़ा कम स्पीड से नीचे आएगा, उसका एक्सेलरेशन कम है, उसका रेट चेंज ऑफ स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कम है। अगर ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ये फास्टली नीचे आएगा, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे टूट जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें यही होने वाला है। क्यों? उसमें मैंने इन दोनों ब्लॉक्स की जो पोजीशन है वो रिवर्स कर दी है। देखो ये सिस्टम है, तो अब हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है। ये 3 kg पहले नीचे था, अब ये अब ऊपर हो गया है। तो अब क्या होगा, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर इन ब्लॉक्स को इंडिपेंडेंटली रिलीज करेंगे तो ये एक्सेलरेशन होगी ईच ब्लॉक की। तो यहां पे हमें ये पता चलता है कि जिसकी म्यू वैल्यू ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम। तो म्यू वैल्यू किसकी ज्यादा, 0.3, इसकी एक्सेलरेशन कम। इसकी म्यू वैल्यू कम, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो है वो ए से ज्यादा है, क्योंकि इसका फ्रिक्शन कम है तो इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ब्लॉक है वो फास्ट मूव करेगा। जो बी ब्लॉक है ये फास्ट नीचे आएगा, तेजी से नीचे आएगा, और जो ब्लॉक ए है ये जो इसकी एक्सेलरेशन कम होने की वजह से ये कम स्पीड से नीचे आएगा। इनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा, मतलब ये सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो एक ही एक्सेलरेशन से नहीं चल पाएंगे। तो जो ब्लॉक बी है मूव्स फास्टर देन जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी मूव्स फास्टर देन ब्लॉक ए, hence the contact will break, कांटेक्ट टूट जाएगा, दे विल लूज द कांटेक्ट, इनका जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा। तो ब्लॉक सेपरेट नीचे आएंगे, इसलिए कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जब कांटेक्ट ही टूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। तो दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। तो ये एक्सेलरेशन डिसाइड करती है। अब दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन होगी तो सिस्टम की तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी। अलग अलग निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।
दोनों की एक्सेलरेशन हमें मिल जाएंगी और वो एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। तो सिस्टम विल नॉट बिहेव अ कंबाइंड सिंगल सिस्टम। अब थर्ड ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 50 न्यूटन जो फोर्स है वो हमने अप द प्लेन लगा रखी है, ऊपर की डायरेक्शन में लगा रखी है। अब तो सिस्टम को कंबाइंड बिहेव करना ही पड़ेगा। अब तो पूरे का पूरा सिस्टम ऊपर को जाएगा विद एक्सेलरेशन a। तो अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक हो गया। तो इनका जो वेट है वो नीचे को लगेगा, तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, और इधर नॉर्मल रिएक्शन होगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। इस पे इधर लगेगा, दूसरे वाले ब्लॉक पे ऊपर को लगेगा। थोड़ा सा इनको दूर बना देते हैं ताकि फोर्सेस को दिखा पाए। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा। उसके बाद इस पे जो फोर्स एक कंपोनेंट नीचे आएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को आएगा, और वेट का कंपोनेंट एक नीचे को आएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 2g cos 37, और ये आ जाएगा 3g cos 37। ये आ जाएगा 2g sin 37। ये आ जाएगा n1, और ये आ जाएगा n2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3g sin 37, और ये नॉर्मल रिएक्शन n, और ये भी नॉर्मल रिएक्शन n। इसके अलावा आएगी फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये फोर्स ऊपर को लगा रखी है तो ब्लॉक जो पूरा सिस्टम है ऊपर को जाएगा, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड आएगी। तो ये आ जाएगी फ्रिक्शन, और ऐसे इधर भी एक आ जाएगी फ्रिक्शन। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन को अलग से लिख देते हैं। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, और ये है फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों ब्लॉक की हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर को प्रोड्यूस हुई है, सिस्टम जो है वो एक ही सिस्टम बनेगा। इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों ब्लॉक को ऊपर को मूव करना ही होगा। जब नीचे डाउन द प्लेन आते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंबाइंड सिस्टम बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे। जब ऊपर को जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। ये भी फ्रिक्शन फोर्स है F1, और ये F2, दोनों फ्रिक्शन अलग अलग। तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रिक्शन 1 इससे पहले वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सारी फोर्सेस कैलकुलेट की हैं। F1 भी थी, F2 भी थी, यहाँ पे थी। ये F1 था 7.2, और ये F2 था। तो सिमिलर आएंगे ये फोर्स में, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो ये होता है μ1 n1, और μ1, और ये आ जाएगा 2g cos 37। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। पॉइंट, ये फ्रिक्शन यहाँ पे कितनी है, 0.2, और 2 और g10 है, और cos ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था 4/5 उतनी ही आएगी, क्योंकि वैल्यूज हमने चेंज नहीं किए हैं। तो 2, 8, 16, 3.2, तो ये 3.2 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ऐसे ही अगर हम F2 कैलकुलेट करें तो F2 की जो वैल्यू है वो है μ2
N2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी μ2, ये है अपने पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है 3G cos 37, तो यहाँ पे लिखेंगे 3G cos 37, तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। μ2 कितना है 0.3, 3 G10 है और cos 37 4/5, तो ये 2 पे कटा 8, 24 और ये 24 इंटू 3 72, 7.2 F2 भी आ गया। तो अगर हम जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लेके आ रही है वो क्या है 3G 2G sin 37 इस केस में और 3G 37 इस केस में है, तो ये हम लिख सकते हैं 2G sin 30। मैंने सब पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा था, एक ही बार कैलकुलेशन कर दी थी, इसमें मैं स्टेप में कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो 3/5 ये आ गई F1, इस फोर्स से ये नीचे आएगा 2 6 12 न्यूटन इस पर फोर्स लगी है। ऐसे ये वाली जो फोर्स है 3G sin थीटा जिसकी वजह से नीचे आ रहा है, नीचे आना चाहता है आ नहीं रहा, तो ये हो जाएगी 3G sin 37। तो इसका मतलब ये हुआ 3G10 है और sin 37 है 3/5, तो ये 2 पे कटा 6 18 न्यूटन ये फोर्स है, ये F2 18 ये है और ये 12 ये है, तो कितना हो गया ये 40, और फोर्स हमने कितनी लगा रखी है नीचे से इस ब्लॉक पे 50, तो यहाँ पे एक फोर्स और भी शो करनी चाहिए हमें। ये है 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स है F। पहले वाला जो ब्लॉक है ये 2 kg ब्लॉक, इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं, फिर दूसरे के लिए लिख देंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। तो फॉर ब्लॉक 2 kg, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं F नेट इज इक्वल टू 2A। नेट फोर्स क्या है 2A। नेट फोर्स में क्या होगा, इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रखी है 50 न्यूटन ऊपर को, F1 नीचे को, 2G sin 37 नीचे को और नॉर्मल रिएक्शन नीचे को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 ये ऊपर को लगा रखी है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन नीचे को, और एक और फोर्स थी ये वाली F1 यानी कि 2G sin 37, इसको F1 बोल देते हैं, ये भी नीचे को। तो 3 फोर्सेस जो है वो नीचे को है, फ्रिक्शन फोर्स ये F1 हो गई 2G sin 37 और ये नॉर्मल है, 3 फोर्सेस नीचे को एक ऊपर को। तो इन सब की जो है वैल्यू डाल देते हैं। ये है 50, F1 हमने कैलकुलेट कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स है 3.2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3.2, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ये है 2A। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, F1 भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, F1 है 2G sin 37 मतलब 12 न्यूटन, तो यहाँ पुट कर देते हैं 12 न्यूटन। तो कैलकुलेशन है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ऐसे ही फॉर ब्लॉक 3 kg, 3 kg के लिए भी लगा देते हैं F नेट इज इक्वल टू 3A। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो भी ऊपर को है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर को है, तो यहाँ पे N1 है ऊपर को, ये 2 फोर्सेस नीचे को हैं, एक ऊपर को है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं N, जो फोर्स ऊपर को लेके जा रही है वो है N
माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक F2, तो ये आ जाएगा 3A। नॉर्मल रिएक्शन तो निकालना है, F2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। F2 की वैल्यू है 7.2 न्यूटन, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 7.2 न्यूटन। और F2 की वैल्यू यानी कि 3G sin 37 की 18 न्यूटन, ये भी कैलकुलेट हो गई। और ये है 3A। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये था 50 में 12 माइनस कर दो तो 38 माइनस 3.2 माइनस n इज इक्वल टू 2A। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 38 माइनस 3.2 माइनस n इज इक्वल टू 2A। और ये आ जाएगा n माइनस 7.2 माइनस 18 और ये आ गया 3A। जैसे आप ऐड करोगे, n1 से n1 कैंसल आउट, n1 से n1 कैंसल आउट, और ये हो जाएगा 38 माइनस 4 10.4 माइनस 38 इज इक्वल टू 5A। A आ जाएगा, इनका डिफरेंस कर दो तो 38 माइनस, तो कितना बच गया, ये 20 माइनस 10 माइनस 0.4 9.6 डिवाइड बाय 5। ए की वैल्यू आ गई, पहले 1 पे गया, पॉइंट लगेगा 46, 9 पे गया 45, फिर 10, फिर 2 पे गया। 1.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। और अगर हम ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे फ्रॉम वन क्या है, ये लिखी 138 माइनस 3.2, 38 माइनस 3.2 माइनस n इज इक्वल टू 2A, माइनस n इज इक्वल टू 2A। A की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, और ये हो गया 38 माइनस 3.2 माइनस n इज इक्वल टू 2A। A है 1.92, A है 1.92, n की वैल्यू हो गई 38 माइनस 3.2 माइनस 4 3.84 ये आ जाएगा अपने पास नॉर्मल रिएक्शन। इनका डिफरेंस कर देंगे, ये हो गया 34.8 माइनस 3.84, 34.8 3.84 6 9 0 3, तो n हो गया 30.96 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी हमने फाइनली निकाल लिया, और एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने देखा कि जब अप द इंक्लाइन फोर्स लगाते हैं तो इसमें सिस्टम कंबाइंड ही चलता है, मतलब सिंगल सिस्टम की तरह ही बिहेव करता है।
और एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक में आती है। लेकिन जब हम इनको रिलीज करते हैं उस समय ये दिक्कत होती है कि ब्लॉक सेपरेट हो सकते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, अगर ये फास्टर हुआ, अगर ये तेजी से निकल गया नीचे, तो कांटेक्ट टूट जाएगा, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो। तो वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसकी फ्रिक्शन ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, तो इसकी फ्रिक्शन ज्यादा 0.3, इसकी एक्सेलरेशन कम, तो ये स्लो रह जाएगा और ये फास्टली नीचे आ जाएगा, कांटेक्ट टूट जाएगा। और इस केस में आपको देखने को मिला कि ये जो ए ब्लॉक है ये स्लो चलेगा, ये फास्ट चलना चाहेगा, लेकिन ये इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करते हुए नीचे आएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये पीछे है, ए ब्लॉक है, तो बी ब्लॉक इज बिहाइंड द ए ब्लॉक, तो इसलिए ये कंबाइंड सिस्टम की तरह ही बिहेव करेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, अगर फर्स्ट स्टेप आपका ठीक हो गया तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार हम अगर सही डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान होती है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। बस हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सिस्टम है वो सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करता है या नहीं, दोनों ब्लॉक सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं या नहीं करते। व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड, तो अगर सिंगल सिस्टम बिहेव करेंगे तो इकट्ठा नीचे आएंगे, फिर एक ही एक्सेलरेशन आ जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। लेकिन अगर उनके जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग हो जाती है, तो ये पहले वाला ब्लॉक अगर नीचे फास्ट आ गया तो इनका कांटेक्ट टूट जाएगा। इसीलिए टू ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम ये अश्योर करना बहुत जरूरी है कि सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे या स्टार्टिंग से ही सेपरेट हो जाएंगे ब्लॉक। और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और लास्ट में इक्वेशन लिखना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम आपको सारी की सारी फोर्सेस को शो करना होता है और फिर ये देखना होता है कि सिस्टम किस डायरेक्शन में जा रहा है। थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अगर ये ब्लॉक नीचे को आ रहे हैं तो फ्रिक्शन अपवर्ड रहेगी, अगर ऊपर को जा रहा है सिस्टम तो फ्रिक्शन नीचे को आएगी। होपफुली सबको बढ़िया समझ में आया होगा, सबने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो, प्यार देते रहो, अपने दोस्तों से शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स एडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।